नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो बोर्ड पर विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ। देखिए, क्लास 12th का फिजिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। कम से कम इतनी से ही 10 से 12 नंबर का एग्ज़ाम में आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो किस तरीके से मिलेगा, हो सकता है कुछ फंडामेंटल ये जो सर्किट्स हैं ये पूछ ले, या इनके बेस्ड कोई न्यूमेरिकल पूछ ले। तो संक्षेप में बताना चाहूँगा आपको, पहले मैं इसको LCR ये परिपथ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम के लिए। इसका न्यूमेरिकल भी आ सकता है। ठीक है ना। ये जो बने हैं टाइप्स में 7 प्रकार हैं। ये सातों प्रकार इससे ही बने हुए हैं। देखिए कैसे बने हुए हैं। पहला है जब परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध R लगा है। ये R परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध R लगा हुआ है। दूसरा है जब परिपथ में C लगा हुआ है, क्या, संधारित्र। तीसरा है जब परिपथ में L प्रेरकत्व की कुंडली लगी है। ठीक है, 3 टाइप हो गए। चौथा टाइप है L और R। L और R दोनों लगे हुए हैं। ठीक है। पांचवा है L और C, जब L और C दोनों लगे हुए हैं। ठीक है। छठवां टाइप है C और R लगे हुए हैं। ठीक है। सातवां ये तीनों LCR लगे हुए हैं। ये 7 प्रकार बनते हैं आपके। ठीक है। तो निकालते क्या है इन परिपथों से। इन परिपथों से बेसिकली एक तो पूछी जाती है प्रतिबाधा। क्या पूछी जाती है? प्रतिबाधा, परिपथ की प्रतिबाधा, जिसको हम परिपथ का प्रतिरोध भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? परिपथ का प्रतिरोध भी कह सकते हैं। और एक पूछा जाता है कलांतर। ठीक है, ये 2 बातें पूछी जाती हैं कि इस सर्किट्स के लिए, जो सर्किट्स है उस सर्किट के लिए प्रतिरोध कितना होगा और कलांतर कितना होगा। तो हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला टाइप है इसका, नंबर 1, जब शुद्ध प्रतिरोध R, शुद्ध प्रतिरोध R लगा है। पहले इसका सर्किट देखते हैं। सर्किट क्या है इसका। ये AC करंट का साइन है। ठीक है। इसमें ये प्रतिरोध R लग रहा है। ठीक है। प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण V बराबर V0 साइन ओमेगा t होता है। प्रतिरोध ये R है। ठीक है। क्या दिया हमें? V बराबर V0 साइन ओमेगा t। ओमेगा क्या है? कोणीय वेग है। ठीक है। समीकरण नंबर 1 मान लीजिए इसको। देखिए, इतना समय नहीं है आपके पास कि आपको इतना डीपली बताया जाए, है ना। छोटी छोटी बातें हैं वो आपको पता होनी चाहिए खुद ही।
क्योंकि इतना समय हमारे पास है नहीं, आपके पास भी इतना समय नहीं है कि आप लोग इतना गहनता से इसको पढ़ो। गहनता से पढ़ने के लिए काफ़ी समय आपका निकल चुका है, ठीक है ना। तो देखिए V बराबर कितना होता है, I इंटू आर, ओम के नियम से V0 साइन ओमेगा टी। यहाँ से I की वैल्यू निकालो, I बराबर V0 अपॉन आर साइन ओमेगा टी। I इक्वल टू ये V0 अपॉन आर, कंपेयर करें इसको I0 साइन ओमेगा टी से, इक्वेशन नंबर सेकंड मान लें। ये V0 क्या है, वोल्टेज का शिखर मान है। क्या है, V0 वोल्टेज का शिखर मान, वोल्टेज का शिखर मान है ये, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर जो I0 है, I0 क्या है, धारा का शिखर मान है ये, ठीक है। अब देख पा रहे हैं आप, ये वोल्टेज का जो कला है, वोल्टेज की जो फेज है वो कितनी है, ओमेगा टी। यहाँ भी कितनी है, ओमेगा टी। इसका मतलब ये निकलता है जब परपथ में, प्रत्यावर्ती धारा के परपथ में शुद्ध प्रतिरोध R लगा हुआ है तो धारा I की कला और वोल्टेज V की कला दोनों कैसी हैं, समान हैं। अर्थात शुद्ध प्रतिरोध R लगाने पर धारा I व V दोनों समान कला में होते हैं, समान कला में होते हैं, ठीक है। यानी दोनों सेम फेज में है। किस तरीके से, डायग्राम के थ्रू आपको बता दे रहा हूँ मैं। देखिए कैसे, ये वोल्टेज का ग्राफ है, ठीक है। ये जो वैल्यू है V0 है, ये ग्राफ देखिए ये किसका है, ये I का है। ये जो ऊपर वाला कर्व है I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी का है, सॉरी V का है। ये V बराबर V0 साइन ओमेगा टी का है। तो ये वाला I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। देख पा रहे होंगे आप V और I दोनों कैसे हैं, सेम फेज में है, समान कला में, ठीक है। अच्छा, अब इसका प्रतिरोध निकालते हैं, कितना है I इक्वल टू V अपॉन आर, ठीक है ना, I इक्वल टू V अपॉन आर। इसका मतलब शुद्ध प्रतिरोध लगाने पर परपथ का जो प्रतिरोध है वो R ही है, स्पष्ट है। शुद्ध प्रतिरोध R से परपथ का प्रतिरोध भी R ही होता है, ठीक है। चलिए इसे हम रफ कर देते हैं। दूसरा पॉइंट है, जब परपथ में केवल C धारिता का क्या लगा है, एक संधारित्र लगा है, ठीक है ना। चलिए
देखिए क्या है, परपथ में सी धारिता का एक संधारित्र लगा है। ये क्या है, ये प्रत्यावर्त धारा परपथ है। V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। ये AC का सोर्स है। यह हमने लगा दिया एक कैपेसिटर। क्या लगा दिया हमने यहाँ पर, कैपेसिटर लगा दिया हमने एक, ठीक है। इसकी धारिता C है। प्रत्यावर्ती धारा समीकरण क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा समीकरण, धारा नहीं बल्कि वोल्टेज का निकालिए। क्या होता है, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। समीकरण नंबर 1 हम जानते हैं, वी नो दैट, क्या जानते हैं, C इक्वल होता है Q अपॉन V। क्या होता है, C इक्वल Q अपॉन V। तो यहां से V इक्वल टू कितना आएगा, दैट इम्प्लाइज V इक्वल टू Q अपॉन C। लगा दीजिए यहाँ पर, Q अपॉन C इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी। जैसे Q निकाल दे कितना आएगा, C इंटू V0 साइन ओमेगा टी। देखिए इस वोल्टेज समीकरण को धारा समीकरण में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर I धारा आनी चाहिए। कैसे आएगी, I क्या होती है, I होती है dq अपॉन dt, आवेश के प्रवाह की दर, दोनों ओर का t के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। अवकलन करने पर क्या आएगा, dq अपॉन dt C V0 साइन ओमेगा टी का अवकलन कोस ओमेगा टी इनटू में ये ओमेगा आ जाएगा। तो कितना आएगा, इधर देख सकते हैं हम, ये मिलेगा dq अपॉन dt इक्वल V0 अपॉन ये 1 अपॉन C ओमेगा, ऐसे लिख सकते हैं इसको जरा। ये C ओमेगा को हम 1 अपॉन में ले गए और कोस ओमेगा टी, ठीक है। dq अपॉन dt V0 अपॉन 1 अपॉन C ओमेगा। ये ज़रा बताइए, कॉस ओमेगा टी को हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि हमें चाहिए धारा समीकरण साइन के पदों में चाहिए, तो साइन इसे कह देंगे, बताइए, ओमेगा टी प्लस π/2 साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा इक्वल कोस थीटा होता है, जानते हैं हम लोग। कितना आएगा, एक I बन गया, I इक्वल टू I0, क्योंकि ये करंट है, यही लिख देते हैं उसको I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी प्लस π/2 से कंपेयर कर दें इसकी, ठीक है, करिएगा। कितना है, I0 इक्वल टू V0 अपॉन 1 अपॉन C ओमेगा। एक सेकेंड, अगर इसकी I इक्वल टू V अपॉन R से कंपेयर करें तो दैट इज रेजिस्टेंस। ये क्या है हमारा, बताइए, I इक्वल V अपॉन R से इसकी कंपेयर करें तो V अपॉन R इज द रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। तो ये सर क्या होगा, सर्किट का रेजिस्टेंस होगा। तो लिखेंगे परिपथ अतः परिपथ का प्रतिरोध कितना होगा, बराबर 1 अपॉन
1/c ओमेगा। अच्छा, अब ये देखिएगा, ये प्रतिरोध किसकी वजह से है? ये प्रतिरोध इस धारिता की वजह से तो है। यह प्रतिरोध धारिता C के कारण है, अतः इसे प्रतिरोध न कहकर क्या कहते हैं? धारितीय प्रतिघात क्या कहते हैं? XC कहते हैं। XC बराबर 1/ωc, ठीक है, कहते हैं। इसका जो फेजर डायग्राम है आगे देखते हैं। ये थोड़ा हम रफ करते जरा, देखिएगा। जो इसका फेजर डायग्राम है वो क्या बनेगा? देखिए, फेजर डायग्राम को 2 नंबर में पूछ लेता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका फेजर डायग्राम क्या बनेगा? अच्छा, हमने जो वोल्टेज इक्वेशन लिया था वो क्या लिया था? एक बार आगे दोबारा लिख देता हूँ। V = V0 sin ωt। लेकिन जब हमने धारा समीकरण प्राप्त किया, करंट की इक्वेशन प्राप्त की, तो क्या आया था? I = I0 sin ωt प्लस π/2। एक बात बताइए मुझे, वोल्टेज का एंगल कितना है? ωt। करंट का कितना एंगल है? ωt प्लस π/2। किसका एंगल ज़्यादा है? करंट का। π/2 ज़्यादा है इससे ωt से। तो इसका मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब है अर्थात जिसका एंगल ज़्यादा होगा वो अग्रगामी होगी, जिसका एंगल कम होगा वो पश्चगामी होगी। तो हम ये कह देंगे, अर्थात धारा I V से कितना 90 अंश अग्रगामी है, ठीक है। तो इसका डायग्राम क्या बनेगा? पहले इसका वक्र देखिए, ये वक्र है वोल्टेज का, ठीक है। उसके बाद हमें धारा I को क्या दिखाना है? धारा I को हमें अग्रगामी दिखाना है। इसका मतलब ये होता है, अग्रगामी का मतलब ये है कि धारा I वोल्टेज के अधिकतम होने से 90 अंश पहले ही अधिकतम हो जाएगी। धारा I वोल्टेज के अधिकतम होने से क्या हो जाएगी? π/2 पहले ही अधिकतम हो जाएगी। तो भैया पाई तो यहाँ बनता है ना, π/2, ये है π/2, ये 0, π/2 पाई, ये 3π/2, ये 2 पाई। तो इसका मतलब ये है कि धारा जो है हमारी यहाँ पर ही अधिकतम हो जाएगी, ठीक है ना। धारा यहीं पर अधिकतम हो गई हमारी, यहाँ पर न्यूनतम होगी ये आकर के, ये, ठीक है ना। ऐसे करके आप समझ गए होंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमारी धारा I0, ये हमारा V0, ये V0 है। बताइए कौन अधिक पहले हुआ है? अधिकतम धारा हुई है पहले, फिर उसके बाद में वोल्टेज अधिकतम हुई है। देखिएगा, धारा हो गई हमारी 0 पर अधिकतम, लेकिन वोल्टेज हुए कहाँ पर? π/2 पर अधिकतम। इसलिए धारा I वोल्टेज से π/2 अग्रगामी है। तो इसका फेजर डायग्राम क्या बनेगा? फेजर डायग्राम देखिए
क्या है, इतना तो हमने पढ़ लिया है, इधर की तरफ I और V R। प्रतिरोध R के कारण वोल्टेज और धारा I दोनों समान कला में होते हैं, हमने पढ़ लिया है पिछले वाले में, ठीक है ना। दूसरा, अब हमें मालूम है धारा I और ये VC, ये जो वोल्टेज थी VC कैसी है, धारा I कैसी है, BC से 90 डिग्री अग्रगामी है। तो अगर धारा को आप यहाँ मान रहे हो तो क्या होगी, BC हमारी इधर हो जाएगी, BC क्यों हो जाएगी, क्योंकि BC करंट से 90 डिग्री पीछे है, यानी π/2 पीछे है, ठीक है ना। और इनका जो परिणामी जाएगा ना वो इधर आ जाएगा, रिजल्टेंट I का और I का नहीं, VR का और VC का परिणामी यहाँ आएगा, ये बनेगा इनका कलांतर फाई। तो कलांतर फाई कैसे निकालेंगे, ये डाल दें इस पर परपेंडिकुलर यहाँ से, ठीक है। कितना होगा ये BC, तो ये BC होगा, ये VR, यहाँ से मान निकालेंगे tan फाई का, tan फाई इक्वल टू कितना होगा, देखो परपेंडिकुलर VC अपॉन बेस, परपेंडिकुलर VC अपॉन कितना VR, ठीक है। तो tan फाई इक्वल टू VC कितना होता IXC अपॉन VR कितना होता IR, I टू I कैंसिल, देन फाई बराबर tan इनवर्स XC अपॉन R, ये बन गया आपका कलांतर फाई। उम्मीद करते हैं आप लोग ये बात समझ रहे होंगे, ठीक है। अगले जो वीडियो हम लेकर के आएंगे उसमें अगले जो परपथ हैं कुंडली L वाला, LR, LC, CR और LCR, इन सबको डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।